हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे मिर्गी के क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं और मिर्गी के क्या-क्या कॉज मतलब के कारण होते हैं और इसकी मेडिसिन्स के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सीजर्स, कन्वल्सन्स, एपिलेप्सी और मिर्गी के बारे में। सीजर्स और कन्वल्सन्स ये एक ही टर्म होता है। अगर देखिए ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल या डिस्टर्ब हो जाती है तो सीजर्स या कन्वल्सन्स देखने को मिलता है। जबकि एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी के नाम से जानते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर दो या दो से ज़्यादा बार सीजर्स देखने को मिलते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पर पेशेंट में एंजाइटी मतलब कि चिंता और शरीर में वीकनेस, कमजोरी और मसल कंट्रैक्शन। मसल में देखिए संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है, मतलब कि मसल सिकुड़ जाती है। मसल सिकुड़ने के साथ साथ मसल में जर्किंग मतलब मसल में झटके लगते हैं, तो शरीर सिकुड़ जाता है और शरीर में झटके लगना शुरू होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हेडेक, सिर दर्द और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट यहाँ पर बेहोश हो जाता है या पेशेंट स्टेरिंग सिचुएशन में जाता है, मतलब कि पेशेंट यहाँ पर घूरना शुरू कर देता है। तो ये थे कुछ एपिलेप्सी के सिम्टम्स। नेक्स्ट जान लेते हैं एपिलेप्सी के कारण के बारे में। तो एपिलेप्सी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम और ग्लाइस मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब होता है ब्लड। अगर ब्लड में शुगर मतलब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण भी सीजर हो सकता है। और दूसरा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर का लो होना। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाता है तो एपिलेप्सी या सीजर की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन आती है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया सिचुएशन क्या होती है। यहाँ पर जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद और लगभग डिलीवरी के 6 वीक तक पेशेंट में प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर दो सिचुएशन जब देखने को मिलती हैं तो इसको हम एक्लेम्सिया बोल देते हैं। प्री एक्लेम्सिया सिचुएशन में प्रेग्नेंट महिला का बीपी हाई रहता है और इसके यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलती है। यहाँ पर महिला हाइपरटेंशन में होती है, मतलब इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और इसके यूरिन में प्रोटीन होता है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया के नाम से जानते हैं। हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया के कारण पेशेंट की किडनी, रेटिना, लीवर और ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। इक्लेम्सिया सिचुएशन में भी सीजर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका कारण ब्रेन ट्यूमर। अगर देखिए ब्रेन में ट्यूमर है तो यहाँ पर सीजर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा न्यूरोसिफिलिस। अगर देखिए ब्रेन की कवरिंग में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम न्यूरोसिफिलिस के नाम से जानते हैं। तो न्यूरोसिफिलिस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ब्रेन की कवरिंग अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा ओवरडोज ऑफ मेडिसिन्स। तो कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, अगर उनका ओवरडोज ले लिया जाता है तो सीजर की घटना देखने को मिलती है। तो सीजर इन कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जितनी भी सीजर्स, एपिलेप्सी, मिर्गी, दौरे की मेडिसिन होती हैं, इनको खुद से नहीं लेना चाहिए। इन मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पेशेंट की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो पेशेंट की सिचुएशन देखने के बाद ही इन मेडिसिन का यूज़ करना होता है। अगर देखिए पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो यहाँ पर इंजेक्शन का ही यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इंजेक्शन डाइजीपाम। डाइजीपाम जो कि एक सिडेटिव मेडिसिन होती है जो मार्केट में लोरी के नाम से अवेलेबल होती है। डाइजीपैम की 10 से लेकर 20 मिलीग्राम डोज, ये मैक्सिमम डोज पेशेंट को दे सकते हैं। इसको पेशेंट को आईएम और आईवी दोनों तरीके से दे सकते हैं।
अगर देखिए इसको आप आईवी यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको देखिए बहुत ही स्लोली स्लोली पेशेंट को देना होता है। इसका 1 ml लगभग 2.5 से 3 मिनट के अंदर आईवी दिया जा सकता है। इसके 1 ml में 5 मिलीग्राम डायज़ेपिम मौजूद है। तो इसकी मैक्सिमम डोज जो है वो 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम है। मतलब कि इसका 2 से लेकर 4 ml ये मैक्सिमम डोज पेशेंट को दिन भर में दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन के 1 ml में 200 मिलीग्राम फिनोबार्बिटॉन मौजूद होता है। इसको पेशेंट को इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। मतलब कि इसको पेशेंट को मांस में ही दिया जाता है। तो पेशेंट को इन दोनों में से कोई एक इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ टेबलेट्स के बारे में। तो जैसे कि फिनोबार्बिटॉन की टेबलेट, कार्बएमिज़ापाइन, फेनिटोइन, क्लोजेम, डायज़ेपिम, लोरेज़ेपिम। इनमें से कोई एक टेबलेट पेशेंट को उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। फिनोबार्बिटॉन की 30 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा कार्ब एमिज़ापाइन की 200 मिलीग्राम डोज ये भी पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। और फेनिटोइन की 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है। नेक्स्ट आती है क्लोबाजेम या क्लोजेम। क्लोबाजेम का 10 मिलीग्राम डोज ये भी पेशेंट को दिन में बीटी 2 बार दे सकते हैं। जबकि डायज़ेपिम की 10 मिलीग्राम डोज ये भी पेशेंट को बीटी दे सकते हैं। जबकि लोरेज़ेपिम का 2 मिलीग्राम टेबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये थी कुछ टेबलेट्स और उनकी डोज। अगर पेशेंट को टेबलेट नहीं दे रहे हैं तो सिरप का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिरप में जैसे फेनिटोइन की 1 टीस्पून दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बुखार है तो इस बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हैं। तो पैरासीटामोल की 650 मिलीग्राम डोज दिन में एडल्ट पेशेंट को 2 बार दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पेशेंट को वीकनेस और कमज़ोरी को दूर करने के लिए कोई भी मल्टीविटामिन टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक टेबलेट पेशेंट को दिन में 1 बार ओडी दी जा सकती है। यहाँ पर ये डोज जो दे रखी हैं वो एडल्ट पेशेंट के लिए है, ना कि बच्चों के लिए। थैंक यू।